हेलो, गुड इवनिंग। मैं शशि शेखर कुमार अपने यूट्यूब चैनल शशि शेखर कुमार में मैं आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। 10th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं बिल्कुल पूरा ही कंप्लीट कोर्स कराऊंगा और मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हुए मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोग उसका चाहें तो अच्छी तरह से नोट्स भी बना सकते हैं। और मैं पूरा कंप्लीट अभी का जो अपडेटेड सिलेबस है 2020 में जो एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल अच्छी तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग आएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जहां पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई अवश्य ही करूंगा। तो बिना बात किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। यही हमारा पहला चैप्टर है, परावर्तन एवं अपवर्तन। हमने प्रकाश के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रकाश, ये लाइट है, हम लोग इसको लाइट बोलते हैं। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को, हमारे आंख में प्रकाश, खुद का आंख को प्रकाश नहीं है। यह प्रकाश, जो कोई भी प्रकाश है उससे वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के रेटिना पर जाता है, तब किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। ये डिटेल से हम लोग समझेंगे अभी। फिलहाल देखिए, प्रकाश जो है वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त हमें होती है। चलिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है तथा यह सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात या हवा बोले, निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके गमन करने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में ही पढ़े होइएगा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में, प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत आया हुआ है उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रकाश न तो तरंग माना गया है और न ही प्रकाश को कण माना गया है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतना सारा चीज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आइए देखिए, प्रकाश हम क्या बोले? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। तो चलिए, हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम इनके प्रभाव को स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। जैसे कि हम कोई बंद कमरा है जहाँ पे लाइट वाइट नहीं है, हम वैसे रूम में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर का प्रकाश या लाइट जो भी चीज रहता है वो जलाते हैं तो हम सारी वस्तु को देखने लगते हैं। वह बाह्य भौतिक कारक ही था ना। हम तो, हमारे पास तो आँख था ही, हम कमरे में, बंद कमरे में गए, हम वस्तु को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब कोई भी प्रकाश, बाह्य भौतिक कारक जब हमने जलाया तो हम सारे वस्तु को देखने लगते हैं। तो आइए, जब बत्ती जलती है तो प्रकाश की किरण उन वस्तु पर पड़ती है और पुनः परावर्तित होकर हमारे आंखों के रेटिना पर पहुंचती है और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। समझ में आया? कोई भी वस्तु, जब हम अंधेरे कमरे में प्रवेश किए थे और बत्ती जब जलाए तो वो जो है बत्ती से किसी जो भी वस्तु था उस पर प्रकाश पड़ा। प्रकाश पड़ने के बाद वह प्रकाश हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंचा और वहां पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बनता है?
उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, वास्तविक और उल्टा ऐसे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मानव नेत्र तो वहां हम लोग और भी डिटेल से इसके बारे में समझेंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ये प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे लंबा चलेगा। चलिए, तो हमारे आंख के रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके बाद कहता है प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, ऐसा देखा जाता है विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है। क्या इसका मतलब है? विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वो जो हमारा बल्ब होता है वो जलने लगता है और प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इसी तरह हम लोग जब फोटोग्राफी होता है तो उसमें भी प्रकाश ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और चलिए, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन देखिए, यदि प्रकाश के पथ में एक अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, अभी हम लोग जस्ट इसके बाद हम लोग अभी ही देखेंगे इसी लेक्चर में। अपारदर्शी वस्तु जो आकार में अत्यंत ही छोटी हो रख दी जाती है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश की इसी प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? अपारदर्शी वस्तु, इसका मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार ना कर सके, जिससे प्रकाश पार कर जाती है। जैसे कि कोई भी वस्तु हम लेते हैं जिससे प्रकाश आर पार चली जाती है, हम लोग उसको पारदर्शी बोलेंगे। यदि आंशिक रूप से पार होती है तो हम लोग उसको पारभासी बोलेंगे। और यदि वस्तु ये वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो हम लोग उसको अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। वही अपारदर्शी वस्तु मतलब ये प्रकाश ये आ रहा है, ये वस्तु रखी है, ये प्रकाश आ रहा है तो ये इसको पार नहीं कर पाएगी, ये छोटी वस्तु है। तो क्या होता है? इसके किनारे पर ये मुड़ जाता है, इसके किनारे पर ये मुड़ जाता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगा। तो इसी प्रभाव को हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। इसी प्रभाव को हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आया प्रकाश बाह्य भौतिक कारक कैसे है? समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम कमरे में आए थे और जैसे ही हम बत्ती जलाए थे तो हमें सारा वस्तु दिखने लगा था, मतलब इसका सारा कारण बत्ती जलना था जिससे कि हमें सारी वस्तु दिखाई देने लगी। मतलब प्रकाश जो है बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जैसे ही हम स्विच ऑन किए थे तो हमारा बल्ब जलने लगा था। प्रकाश विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलने लगा था। तो ये समझ में आ गया, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। निर्वात हम लोग किसको बोलते हैं? वैक्यूम। जहां पे हवा भी नहीं हो, जब आप लोग आठवीं कक्षा में पढ़ रहे होइएगा वहां पे आप लोगों ने एक उदाहरण पढ़े होइएगा। एक बॉल था, उसके अंदर से सारा हवा निकाल दिया गया था और दोनों साइड कील लगाकर दोनों साइड घोड़े को जोड़ा गया था और दोनों घोड़ा अपनी अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन वो खुला नहीं था। और तब हम लोग बाद में वो किताब वाला बताया था कि वो जो है वो निर्वात था, इसी कारण से ऐसा हो रहा था। तो वही निर्वात जहां पे हवा भी नहीं हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे हवा में भी निर्वात बोलते हैं या हवा बोलते हैं, उसमें भी प्रकाश का चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह बात हम लोग कैसे बोल रहे हैं? हम लोग इसी में जब चौथा चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इसके गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह हवा रहे तो भी गमन कर सकता है, नहीं रहे तो भी गमन कर सकता है। और तो ये केमिस्ट्री का हमने एक लाइन लिखा था, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। उसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण। आगे जब हम लोग उच्चतर कक्षाओं में जाएंगे तो वहां पे हम लोग प्रकाश के वेव थ्योरी, हम लोग तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे ये बात हम लोग को आएगा क्वांटम सिद्धांत ये क्या है। प्रकाश का विवर्तन हम लोग समझ ही गए, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग किरण देखेंगे। किरण क्या होता है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, मतलब प्रकाश के चलने की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये किरण, ये प्रकाश है, ये इस दिशा में जा रहा है, आगे की ओर तीर है, तो मतलब इसी को हम लोग किरण बोलेंगे। ऐसे आप लोग मैथ में भी पढ़े होइएगा। प्रकाश पुंज, 7th 8th मैथ में पढ़े होइएगा। प्रकाश पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण का जो समूह होता है, गुच्छा होता है, मतलब 10 किरण 20 किरण एक साथ जा रहा है, तो हम लोग इसी को प्रकाश पुंज बोलेंगे। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, मतलब जितना भी किरण है एक दिशा में, सबके बीच समान दूरी हो, वो जा रही हो। देखते हैं समान दूरी है सभी के बीच, तो ये हमारा जो किरण है ये हमारा समानांतर किरण है। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज किसको बोलेंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो। देखिए ये प्रकाश पुंज है, ये भी किरण यहाँ के मिल रहा है, ये भी किरण इधर से, देखिए डायरेक्शन दिया है ना, किधर से किधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ये किधर से किधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है, ये भी इधर से इधर आ रहा है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, सब आके इस बिंदु पर मिल रहा है, ऐसे को हम लोग बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसको बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, मतलब निकलकर, एक बिंदु से निर्गत होकर मतलब निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का, यहाँ पे कोई सोर्स है प्रकाश का, कोई स्रोत है, यहाँ से ये किरण निकलकर इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, देख रहे जा रही है, ये जाने का तीर है, ठीक है। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, एक बिंदु से निर्गत हो रहा है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, आप लोग सोच सकते हैं वैसा कौन कौन सा पदार्थ है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य हुए, तारे हुए, दीपक हुए, बल्ब हुए, मोमबत्ती है, बहुत सारा ढेरों एग्जाम्पल है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वो सारे के सारे पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएंगे। इसके बाद अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ किसको बोलते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो प्रकाश उत्सर्जित, जैसे ये पेन प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, लेकिन प्रकाश का अभी प्रकाश है इस वक्त, तो ये पेन हमको दिखाई दे रहा है। ये कौन सा हमारा पदार्थ हुआ, ये अदीप्त पदार्थ हुआ। इसके बाद आइए प्रकाशीय माध्यम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है। वह क्षेत्र, वैसा क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र होगा, हम यहाँ पे हैं, बगल में लाइट लगा हुआ है, तो ये हवा का एक माध्यम है, तो यही वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश
वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, ताप हो सकता है, या फिर पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं, माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से माध्यम होते हैं? तो माध्यम दो प्रकार के, एक समांगी माध्यम, एक विषमांगी माध्यम। ठीक है, एक समांगी माध्यम, एक विषमांगी माध्यम। हम लोग आगे देखेंगे समांगी माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम हम लोगों ने बताया था दो तरह के होते हैं, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। तो समांगी किसको कहते हैं? समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। समांगी किसको बोलते हैं? समांगी माध्यम जो होता है उसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं। जैसे हम लोग जल ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, ये सब समांगी माध्यम में आता है। इनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होता है। इसके बाद विषमांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं। ये जो होता है ये असमान होता है। हवा का मिश्रण जैसे ले लेते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, या मतलब बहुत सारा चीज है कि ऑक्सीजन है, सब चीज मिला हुआ है, तो हवा का वो मिश्रण हो गया। तो ये जो है ये हमारा विषमांगी माध्यम हो जाएगा। चलिए पारदर्शी, पारदर्शी किनको बोलते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है, मतलब आर पार निकल जाता है। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है, मतलब आर पार निकल जाता है, हम लोग उसी को बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। हम लोग उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच ले लें, कांच से देखते हैं आर पार प्रकाश आर पार चली जाती है, वो पारदर्शी माध्यम है। पानी ले लें, पानी में भी हम लोग देखते हैं, हम लोग एक ग्लास ले लेते हैं, उसमें शीशा वाला ग्लास, उसमें हम लोग पानी भर देते हैं, तो क्या प्रकाश जाना रुक जाता है? प्रकाश आर पार जाता है, तो हमारा पारदर्शी माध्यम हुआ। उसी तरह हवा। चलिए अपारदर्शी किसको बोलते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसे अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। जैसे पत्थर, पत्थर जैसे हम लोग घर बनाते हैं, एकदम बिल्कुल बंद कमरा रहे, वो बिल्कुल बंद कमरा रहे, ईंट से बना हुआ रहे या पत्थर से बना हुआ रहे, तो क्या उसके बाहर प्रकाश जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो यही हमारा जो माध्यम हुआ ये हमारा अपारदर्शी माध्यम हुआ। पारभासी किसको बोलते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ अंश बाहर निकलता है। जैसे आप लोग देखे होंगे एक कागज है, उसमें यदि तेल लग जाए तो वो कैसा दिखता है? उसके दोनों साइड मतलब हल्का हल्का लगता है, कुछ अंश प्रकाश का आर पार हो रहा है, तो वो हमारा पारभासी माध्यम होगा। या फिर घिसा हुआ कांच ले लेते हैं, उससे पूर्ण कांच रहेगा, बिल्कुल घिसा हुआ नहीं रहेगा, तो वो पारदर्शी में आ जाएगा। यदि वो घिसा हुआ रहेगा तो उससे प्रकाश का कुछ अंश वापस मुड़ जाता है, कुछ अंश ही पार कर पाता है, तो वैसे माध्यम को हम लोग बोलेंगे पारभासी माध्यम। अब छाया किसको बोलते हैं? छाया प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, प्रकाश का जो गमन पथ है उस पे यदि कोई अपारदर्शी वस्तु मतलब जिसके आर पार नहीं दिखता है, जैसे हम यहाँ पे हम खड़े हैं, इधर से प्रकाश आ रही है, हम अपारदर्शी वस्तु हैं, तो मेरा छाया ये जो अंधेरा वाला क्षेत्र बन रहा है मेरे पीछे, यही अंधेरा वाला क्षेत्र ही छाया है। कोई भी चीज का ऐसा होता है, हम लोग जब सूर्य की रोशनी में चलते हैं तो ऐसा होता है, छाया हम लोग आसपास अंधेरा थोड़ा सा क्षेत्र बन जाता है, वही अंधेरा क्षेत्र को हम लोग छाया बोलते हैं, हम लोग परछाई भी उसको बोलते हैं। वही चीज है, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है और उसी को हम लोग छाया बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, यहां तक की बातें जो भी थी
वो हम लोग 8th स्टैंडर्ड की जो भी बातें थी, जो बेसिक बात था वो बात हम लोगों ने किया। अब यहाँ से हमारा जो भी शुरू होगा वो हम लोग के लेवल का होगा, वही चीज हम लोग को पढ़ना है। आप लोगों को यदि थोड़ा बहुत अभी कम समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे। आप लोग 2 वीडियो 5 वीडियो देखें, उसको किसी तरह देखें। जब आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, पढ़ाने का तरीका समझ में आएगा, तो आपको इंटरेस्ट जगेगा और पूरा ही वीडियो आप देखेंगे तब। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आपका पूरा नोट्स बनवाऊंगा, आपके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएंगे नोट्स से। आप लोग ये हम आपसे वादा कर सकते हैं। आप इनके पीछे मेहनत करें, मैं भी मेहनत करता हूँ। प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है। जब प्रकाश का कोई भी किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो क्या हो सकता है? वस्तु कैसा हो सकता है? या तो वस्तु पारदर्शी होगा, या वस्तु अपारदर्शी होगा, या वस्तु पारभासी होगा। यही 3 चीज होगा। यदि पारदर्शी होगा तो प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाएगा। यदि अपारदर्शी होगा तो प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। यदि पारभासी होगा तो आंशिक रूप से अंशतः प्रकाश पार करेगा। तो वही 3 कंडीशन लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, कोई भी एक ये वस्तु है, इसी के सतह पर पड़ेगा। मान लीजिए यही प्रकाश आया, इस पे पड़ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश इस वस्तु के सतह पर यहाँ पर पड़ रहा है, तो क्या होगा? या तो वो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाएगी, ये वस्तु ऐसा हो, ये वस्तु प्रकाश को खींच लेगा, प्रकाश को बाहर नहीं जाने देगा, मतलब प्रकाश इससे बाहर नहीं निकलेगा। या फिर क्या होगा? या उस वस्तु को पार कर जाती है, या फिर ये प्रकाश का किरण पड़ा और ये इस वस्तु को पार कर गया। जब पारदर्शी होगा तो यही कंडीशन होगा, अपारदर्शी होगा तो ऐसा कंडीशन होगा। या उससे उस सतह से टकराकर लौट जाती है, मतलब अंशतः कुछ प्रकाश पार करेगा, कुछ खुरदरा सतह रहेगा, कुछ प्रकाश पार करेगा, कुछ प्रकाश लौट भी जाएगा, लौट जाएगा। तो यही वाला ये 3 केस ही बनता है। इस तरह प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का किरण आया, ये सतह पर पड़ा, पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में चले गया। जिस माध्यम से आया था, ये हवा से आया था तो वापस इधर हवा में ही चले गया। जिस भी माध्यम से प्रकाश आया था पुनः उसी माध्यम में चले गया। तो ये हमारा क्या हो गया? उसी माध्यम में लौट कर चले गया। तो यही ये दोनों कंडीशन नहीं, ये वाला कंडीशन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और देखिए, जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है, यही वो सतह है ना, जिस सतह से टकराकर वहां प्रकाश वापस लौट रहा है। इस सतह को, ये जो सतह है, इस सतह को, ये जो काला, ये स्लैब ब्लैक वाला पट्टी बना, इस ब्लैक पट्टी को ही हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। इस पट्टी को ही हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। समझ में आया? हम एक बार फिर से समझा देते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो 3 बातें हो सकती है। या तो प्रकाश उसमें अवशोषित हो जाए उसके द्वारा, या प्रकाश उसको पार कर जाए, या प्रकाश उसे टकराकर वापस भेज दे। आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, हम उसको जमीन पर पटकें तो क्या होगा? या यदि वो मिट्टी दलदल होगा तो बॉल मारेंगे तो वो बॉल उसमें फंस जाएगा, मतलब वही कंडीशन, अवशोषित हो जाना। या फिर वो बहुत पतला सा रहे, वो कांच का एक पट्टी रहे नीचे, हम उस पे बॉल मारे तो क्या होगा? बॉल आर पार हो जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है वो लोहे का पट्टी रहे और हम उस पे बॉल मारे तो वो वापस टकरा के हमारे ही दिशा में आ जाएगी। तो वही 3 कंडीशन हुआ।
यही जो मुड़ के वापस आ गया, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जिस सतह से टकरा कर लौटा, वो जो हम लोहे वाला पट्टी लिए हुए थे जिसपे बॉल मारेगा उछल के हमारे इधर आ गया, वही पट्टी हमारा, वो लोहा का पट्टी, वो हमारा परावर्तक सतह कहलाएगा। आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कैसा लगा आप लोग जरूर ही कमेंट में बताएंगे। जो दिक्कत होगी आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस हमारे भागलपुर ब्रांच पे चलती है, जिसका आप लोग जो कोई भी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहता है वो मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे, हम लिख देते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए ये नंबर है, आप लोग जो भी चाहें संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।